वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ थॉट जॉइंट थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान हु इज़ हियर ऑल द वे फ्रॉम लाहौर. एक्चुअली इज़ फ्रॉम चकवाल, बट ही इज़ बीन इन लाहौर फॉर अ व्हाइल नाउ एंड रिसेंटली दे हैव एक्सपैंडेड टू इस्लामाबाद एंड ही इज़ हियर टू लुक आफ्टर दैट फैसिलिटी एज वेल, एंड ही वाज काइंड इनफ टू come over and share the thought process and journey behind what he's doing. He's the co-founder of Kickstart, which is essentially a co-working space and a managed office. Saad Riaz, sir, thank you so much for being part of the show. Thank you for having me, Muzammil. It's a pleasure to be here. Zabardast. I'm going to start the conversation with, first of all, before we go into depth, मुझे ये बताएं, what is Kickstart and what are you guys doing with it? Basically, Kickstart एक shared managed स्पेस है. इसको आम तौर पे लोग को-वर्किंग स्पेस कहते हैं. राइट. 5-6 साल पहले शुरू जब ये हुआ था तो ये एक वन ऑफ माई को-फाउंडर्स जो एक अपनी कंपनी चला रहा था 4-5 लोगों के लिए, उसको अपने के लिए एक ऑफिस की ज़रूरत थी. राइट. और ये वो वक्त है जब हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे थे और वो ढूंढ रहा था, आगे पीछे जा रहा था कि व्हाट्स द आइडियल स्पेस जो उसको मिल जाए जिसमें वो उसके 5-6 लोग बैठ जाएं. और उस प्रोसेस में जो मसले आ रहे थे, एक ऑफ़िस ढूंढना कितना मुश्किल था, एक अच्छी जगह पे ऑफ़िस ढूंढना कितना मुश्किल था कि वो जो 6 लोग उसके हैं वो ऐसी जगह पे उन्हें बुला सके जहाँ पे वो एंजॉय करें, जहाँ पे उनका दिन भी अच्छा गुजरे, सिर्फ एक जगह ना हो. तो इस आइडिया से हमने एक स्पेस ली जिसको बस हमने सोचा था कि वो अच्छा एक शेयर्ड ऑफिस बना देंगे. ये हमने नहीं सोचा था कि ये को-वर्किंग स्पेस है, या हमें ये भी नहीं मालूम था कि इसको दुनिया में को-वर्किंग स्पेस कहते हैं. बस ये था कि अच्छा हमें एक ऑफिस चाहिए और ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ मज़ेदार जगह हो, जहाँ और लोग भी हों साथ. और उसके हंट में हमने एक स्पेस बनाई, उसमें और लोग आ गए. हमने लोगों को बताया कि अच्छा वी हैव एन ऑफिस जो आप लोग आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हम अपने एक्सपेंसेस शेयर कर सकते हैं. इस तरह से ये शुरू हुआ. और एट दिस पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग अभी एक्चुअल में बैठे हुए हैं, और आई मीन जो आपका पूरा फुटप्रिंट है लाहौर, इस्लामाबाद, अभी 2 शहरों में, अभी 3 शहरों में, कराची में भी है. कराची में भी आ गया. और अभी इस वक्त 10 लोकेशंस हैं जिनमें 2000 लोग रोज़ाना आके काम करते हैं. अच्छा, ज़बरदस्त. और जो इस्लामाबाद वाली आपकी नई फैसिलिटी खुली है उसका क्या, व्हाट आर द नंबर्स फॉर दैट? कोई 450-500 लोग उससे काम करेंगे अभी जब वो अपनी फुल कैपेसिटी पे जाएगी. अभी कुछ अर्सा पहले ही वो ओपन हुई है जिसके लिए मैं आया इस्लामाबाद भी. ज़बरदस्त, वेरी एक्साइटिंग. साथ भाई मैं स्टार्ट करूँगा नाउ थोड़ा सा पीछे ले जाकर. आप कहाँ पे पैदा हुए और कहाँ पे आपने अपनी अर्ली लाइफ कहाँ गुजारी? मैं चकवाल में पैदा हुआ. ये एक साउथ ऑफ इस्लामाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. राइट. इसी पुठवार रीजन में ही आता है चकवाल. आपका ये क्या नाम है उनका यार, उन साहब का, बड़े मशहूर MNA आपके वहाँ के, अयाज अमीर जो जर्नलिस्ट हैं. अच्छा, अयाज अमीर है वहाँ के. एक तो वो ना चौधरी निसार अली खान, वो चकवाल के नहीं होते? वो चक्री के हैं. अच्छा, चक्री, वो करीब है. राइट 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 राइट, ज़्यादा करीब. ये मेरा ख्याल है 2-2.5 घंटा दूर बनता है चकवाल. 1.5 घंटा. हाँ. तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. सही है. और आप समझें कि एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक बारानी सा डिस्ट्रिक्ट है. राइट. और लोग जो हैं वो वहाँ पर या वो मिडल ईस्ट में जाके गल्फ़ में काम कर रहे होते हैं, या एक मिलिट्री बड़ा सॉर्ट आफ्टर करियर है. मिलिट्री में काफ़ी लोग जाते हैं और उसकी वो हिस्ट्री भी है ब्रिटिश एरा से, क्योंकि ब्रिटिशर ये समझते थे कि ये मार्शल रेस है. जो कि है भी इतनी नॉर्थ में है कि इनके कद काठ और वो भी बड़े हैं. और इतनी साउथ है कि पख्तूनों जितनी रिबेलियन भी नहीं है, ये उनका स्टीरियोटाइप और उनकी प्रोफाइलिंग थी. और ये एक बड़ा सॉर्ट आफ्टर वहाँ करियर है. और बाकी लोग बस ज़्यादातर लोग जॉब्स करते हैं, एग्रीकल्चर पे इतना रिलायंस नहीं है. इस तरह मेक सेंस. ये जो आई मीन डिड यू लिव इन ए सिटी और अ टाउन और ए लाइक व्हाट वाज द सेटिंग लाइक? क्योंकि चकवाल तो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर क्या कोई छोटे गांव हैं या कोई शहर है, किस तरह से है? एक छोटा सा शहर है, जैसे पाकिस्तान की सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो जो स्टैंडर्ड एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, जो कि आप पंजाब में तो जहाँ भी जाएं एक जैसे ही दिखता है. लैंडस्केप होता है. तो वो एक छोटा सा शहर है और उसके इर्द गिर्द बाकी सारी रूरल पॉपुलेशन है. तो हमारा एक गांव था कोई लाइक 40-45 किलोमीटर्स फार फ्रॉम द सिटी, चकवाल सिटी. तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ. मेरे माँ बाप वहाँ काफ़ी जनरेशन से उनके पिछले वो वहाँ रह रहे थे. और घर में एक ट्रेंड था कि जो मैं सबसे छोटा था अपने बहन भाइयों में, तो सब जब एक सर्टन एज पे पहुंचते थे तो वो बाहर पढ़ने के लिए चले जाते थे. तो आई स्टिल रिमेंबर मैं बहुत छोटा था, शायद 3-4 साल का होऊंगा, जब मेरे दोनों भाई जो बड़े थे वो घर उन्होंने छोड़ा और वो पढ़ने के लिए एक कैडेट कॉलेज में चला गया, एक लाहौर एक यूनिवर्सिटी में चला गया. और फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरी बहन जो उनसे छोटी थी वो भी
पढ़ने के लिए इस्लामाबाद। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब मैं घर में अकेला था। अच्छा, so you're the youngest in your house as well. I am the youngest. Zabardast. And you're from a business family or an agriculture family? Yeah, what is the family? सब लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते थे जो अच्छा। अवेलेबल थे। मेरे बहन भाई, वालिदैन सब गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक रहे हैं। राइट। और पेरेंट्स, जो बहन भाई हैं आपके, पेरेंट्स आपके वहीं थे ऑब्वियसली। व्हाट्स द गांव कॉल्ड? इट्स कॉल्ड जूड़। जूड़, यस। अच्छा। और जो बहन भाई थे वो भी इवेंचुअली पढ़कर वापस उधर ही आए या वो फिर शहरों में रह गए? शहरों में रह गए। मुझे बताएं कि जो गांव है, व्हाट वाज द गांव एनवायरनमेंट लाइक? यू नो, आई मीन कितनी पॉपुलेशन थी, किस तरह का था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? वैसे तो जनरली आई फील लाइक चकवाल जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर होगा बिकॉज वो ज़रा डायरेक्ट मोटरवे की वजह से एक सॉर्ट ऑफ मेन इलाके में आता है। जिस तरह बहुत सारे और पेरिफेरीज में छोटे शहर या गांव होते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्टेड रहते हैं फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू? आई थिंक जब हम इससे कंपेयर करेंगे सिंध के या बलूचिस्तान के और पंजाब के गांव नॉर्मली थोड़े बेहतर, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो बाद में जब मैंने सेंट्रल पंजाब देखा या और इलाके देखे पंजाब के, तो ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। हाँ, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी वो तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एग्रीकल्चर नहीं है, नहरें नहीं हैं, क्योंकि इट्स अ प्लेटो, तो नहर तो नहीं चल सकती उसमें से। तो वो जो फैक्टर है उसने इसको थोड़ा सा डिफरेंट, उसकी वजह से थोड़ी सी पसमानदगी है। अच्छा। कंपेयर टू सेंट्रल पंजाब मेरा ख्याल है। और बाकी जो गांव का माहौल था, मतलब आप समझेंगे 100-150 घर होंगे। अच्छा। और हर किसी को जानता होगा, हर कोई ऑब्वियसली 100-150 घर हैं, वो तो सब के अगले पिछलों को भी जानते हैं। राइट। तो इस तरह का एनवायरनमेंट था। जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था गांव में, वो बस एक प्राइमरी स्कूल था लड़कियों का और एक प्राइमरी स्कूल था लड़कों का, दैट्स इट। उसके अलावा जो अगर आपने कोई जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उसके लिए जाना है तो आपको 7-8 किलोमीटर ट्रैवल करके जो करीबी टाउन है, जो यूनियन काउंसिल है का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे उस टाउन में जाना है। बैंक शैंक की जो ब्रांचेज़ हैं वो भी वहाँ हैं, या थोड़े जो बेहतर स्कूल हैं वो भी वहाँ हैं। जो प्राइवेट स्कूल आपके इवन छोटे इलाकों में भी होते हैं वो वहाँ पे हैं। राइट। तो आपने फॉर एग्जांपल अपना प्राइमरी तो आपने वहीं से किया जो लोकल स्कूल था, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल कहाँ से किया? वो मैंने जो करीबी टाउन था वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल था जहाँ मैं गया। और वो छोटा सा, मतलब वाज इट अ प्रॉपर बीकन हाउस स्टाइल प्राइवेट स्कूल या वाज इट लाइक नहीं, आई थिंक इट फार फ्रॉम इट। अच्छा। हाँ। डिड यू लाइक द एजुकेशन देयर? यार हाँ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि मतलब लुकिंग बैक एट इट, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस माहौल में हम रह रहे थे उसके हिसाब से फिर भी ऐसे टीचर्स या ऐसे लोग थे जो कि एटलीस्ट आपको हेल्प कर रहे हैं कि एक स्टेप आगे आपको पहुंचा दें, जहाँ से आपके लिए थोड़ी सी और अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएं। तो उनका क्या होता था कि वो ज़माने में आपको पढ़ा कर एसेंशली आपको निकाल कर लाहौर, इस्लामाबाद, वो उस चीज़ को बिल्ड कर रहे होते थे कि यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू ग्रो फ्रॉम देयर? आइडिया यही होता था। गांव की मेरे ख्याल में सक्सेस स्टोरीज जो रह गई थी ना, ये स्पेशली पुठवार के गांव की, वो सक्सेस स्टोरी हुआ है जो गांव से चला गया। गांव के अंदर बड़ी कम सक्सेस स्टोरीज हैं क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है, बहुत कम है। राइट, मेक सेंस। तो मिडिल स्कूल आपने इधर से किया, प्राइवेट स्कूल से। उसके बाद फिर आपका जो FSC मैट्रिक FSC होता है वो आपने कहाँ से किया? मैट्रिक तक मैं वहीं रहा और उसके बाद FSC के लिए मैं लाहौर चला गया। अच्छा, लाहौर? दैट वाज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गया। ओह, इंटरेस्टिंग। और वो जो टाइम है, आई थिंक मैं अपनी ज़िंदगी पे वो पीछे देखूँ तो वो मेरी ज़िंदगी में एक फंडामेंटल इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिस पे मेरे लिए चीज़ें बदल गई। और जब मैं कहता हूँ मेरे लिए बदल गई, मेरा माइंडसेट जिन तरीक़ों से गवर्नमेंट कॉलेज ने बदला वो काफ़ी अमेजिंग था। और अभी भी मैं देखूँ तो मैं अपने यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस से ज़्यादा फंडामेंटल अपनी लाइफ में उन 2 सालों को देखता हूँ जो मैं वहाँ से निकल के गवर्नमेंट कॉलेज गया। तो क्या था, व्हाट वाज इट इन गवर्नमेंट कॉलेज दैट रियली चेंज्ड यू? यार, एक माइंडसेट वाइज अगर मैं याद करूँ ना, तो जब मैं गांव से जा रहा था तो मेरे भाई जो वन ऑफ देम जो कि लाहौर में था, तो ही न्यू के गवर्नमेंट कॉलेज कैसा है और कहाँ से लोग आए। तो ही टोल्ड मी कि यार वहाँ पर पूरे पंजाब से अच्छे लोग, ज़हीन लोग आए हुए होंगे। और क्योंकि वो मेरिट भी उसका काफ़ी हाई होता था, तो उसने कहा कि तुम देखो तुम्हारे इर्द गिर्द अच्छे लोग होंगे, अच्छी कंपनी होगी। तो मैं थोड़ा, और स्पेशली जब आप एक छोटी जगह से बड़ी जगह जा रहे होते हो ना, तो साइकोलॉजी ये होती है कि वो थोड़ा डर होता है
ठीक है, और जो बड़ी जगह होती हैं उनका एक इम्पीरियल इन्फ्लुएंस होता है आपकी ज़िंदगी पे, ठीक है, और किसी भी आप ज़िंदगी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो उसका एक इम्पीरियल इन्फ्लुएंस होता है, जो मेरे जहन पे भी था। लेकिन जब मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ वक्त गुजारा, रीडिंग हैबिट मैंने वहाँ एक अपना ली, लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता था। अच्छा। और मुझे वो एटमॉस्फेयर बड़ा पसंद था, जो पुरानी ब्रिटिश एरा गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग थी, उसके अंदर जो हाई सीलिंग वाली लाइब्रेरी थी, और उसमें बड़ा किताबों का कलेक्शन भी बहुत बड़ा था। अच्छा। तो वहाँ पर जब मैं वक्त गुजार रहा था और ज़िंदगी चल रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये अंदाज़ा हुआ कुछ महीने गुजरने के बाद कि यार नहीं, ठीक है, मैं एज़ गुड एज़ एनी वन जो कि और जगहों से आए हुए हैं या जिन्होंने लाहौर से भी एजुकेशन ली है। तो वो जो बैरियर्स हैं, मेंटल बैरियर्स, वो पहली बार अपने लिए ब्रेक होना शुरू हो गए। तो वो एक जो माइंडसेट का चेंज था, वो मेरे ख्याल में वो वहाँ से मेरे साथ आज भी रहा है कि मैं अगर किसी भी जगह जा रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अच्छा ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा हो। एक ये बहुत बड़ी तब्दीली थी जो मैंने देखी। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ कि मुझे याद है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज जब लाइब्रेरी में जाता था तो वहाँ पर मैंने कुछ फ़िक्शन पढ़ना शुरू कर दिया, नॉवेल्स का शौक। तो एक उर्दू नावल में पढ़ रहा था, राजा गिद्ध, जो कि मेजरली सेट था उसके सीन्स गवर्नमेंट कॉलेज में। राइट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी। मुझे लगा कि पहली बार मैंने कोई चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मीडिया में कंज्यूम कर रहा हूँ, उसमें वो जगह हैं जिनमें मैं खुद मौजूद हूँ। वरना एक छोटी जगह से जब आप आ रहे होते हैं तो आपका ना कोई मीडिया में रिप्रेजेंटेशन है, ना मैंने ज़िंदगी में कोई किताब पढ़ी थी जिसमें मेरे गांव का नाम जुड़ मुझे नज़र आया, ठीक है, या मैंने टीवी स्क्रीन पे शायद कभी अपने गांव या उस माहौल को नहीं देखा। राइट। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है ना आपकी, सब बिलोंगिंग होती है, और एक वैलिडेशन भी होती है कि जिन जगहों को आप इनहेबिट कर रहे हो वो कितनी वाइडली नोन है या वो किस तरह से देखी जाती हैं। आप अगर इस तरह की एक जगह से आ रहे होते हो ना, तो आपका तो कोई लाइक अपना आइडेंटिटी और वो उसका तो कोई तस्वुर ही नहीं होता। तो लाइक एक अजीब सा कॉन्फिडेंस इसने मेरे अंदर ये भी डाला कि अच्छा मैं अब ऐसी स्पेस इनहेबिट कर रहा हूँ जहाँ पे मौजूद लोग वो नैरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं, राइट, ना कि सिर्फ दूर बैठे कंज्यूम कर रहे हैं। राइट। तो लाइक वो भी एक मतलब काफ़ी मेजर चीज़ थी माइंड सेट वाइज। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद फिर आपने जो अपनी यूनिवर्सिटी थी वो आपने लम्स से किया, आई बिलीव। बिल्कुल। एंड लम्स इज़ जनरली नोन फॉर कि भाई वहाँ पे तो बड़े ए लेवल्स के प्राइवेट स्कूल बच्चे आएंगे। आप इंजीनियरिंग में भी नहीं गए, इंजीनियरिंग वाले चलो फिर भी थोड़ा सा जो है FSC वाले हैं बट you went for economics. Tell me a little bit about that कि गवर्नमेंट कॉलेज में होते हुए क्या वजह थी कि आपने लम्स को चूज़ किया, and then how did you manage to get in and were able to compete, because obviously you were from a smaller town. नए आप लाहौर आए हैं, लाहौर आके आपने FSC किया है। Conventionally everybody would say कि this is a profile which will be difficult to get in. I'm not sure, but that's what the market says. And so how were you able to break that? यार मेरा ये ख्याल है कि ये इतना इस हद तक दुरुस्त नहीं है। मतलब इसमें हाँ बिल्कुल मुश्किलात आपको हो सकती हैं, बट मैंने जो 2 साल लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में गुजारे थे उन्होंने मुझे शायद फंडामेंटली चेंज कर दिया था और मुझे प्रिपेयर कर दिया था काफ़ी हद तक इस एक्सपीरियंस के लिए। मुझे याद है जब मैं लम्स में भी अप्लाई कर रहा था तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में एक करियर सर्विस ऑफिस था जहाँ पर पहली बार मैंने देखा कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी है। नाम तो मैंने कहीं आगे पीछे से भी सुना था, बट उस करियर सर्विस ऑफिस में कोई एक ब्रोशर लगा हुआ था दरवाजे पे या नोटिस बोर्ड पे जिसमें ये था कि यहाँ के एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। तो मैंने किसी से बात की अपने घर में, मेरा एक कज़न था उस बेस्ड इन लाहौर एट दैट टाइम, वहाँ काम कर रहा था। तो उसने मुझे कहा कि यार ये मेरा एक दोस्त है जो लम्स में पढ़ाता है तो और वहीं का ग्रेजुएट है, तो मुझसे जाके एक बार मिल लो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड के वहाँ जाओ। तो मैं उसके पास गया, मैंने यूनिवर्सिटी देखी, उससे मिला। तो लाइक एक मेरे पास तो वो एरेना मौजूद था जहाँ से मुझे एक थोड़ी सी गाइडेंस मिल गई। बाकी मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जो टेस्ट होता था तो गवर्नमेंट कॉलेज के जो एक्सपीरियंस था उसके बाद मुझे कोई इतना ज़्यादा मैंने कोई उसके लिए काउंसलिंग नहीं ली, कुछ नहीं किया, बस मैंने किताबें ली और मुझे जो अपने कज़न के दोस्त ने बोला कि बस ये लेके गो थ्रू कर ले तो you'll be good। बस मैंने वो कर लिया और बस मैंने टेस्ट में फिर हो गया और चला गया। And were you a good student?
आई थिंक हाँ, जो चकवाल के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत अच्छा था। अच्छा हाँ फिर जाहिर है ऐसा नहीं तो लम्स के एडमिशन का क्या सीन होता है? टेस्ट पे बेस्ड होता है या टेस्ट प्लस ग्रेड्स? टेस्ट प्लस ग्रेड्स होते हैं, लेकिन हमारा जब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो रहा था उससे पहले वो ऑफ़र आ जाती थी। अच्छा तो मुझे नहीं, सॉरी, एग्ज़ाम से पहले नहीं, रिजल्ट से पहले। एग्ज़ाम आपने शायद दे दिया होता था और वो कंडीशनल होता होगा, कंडीशनल होता था, बट वो जो FSC वाली उसकी इक्विवेलेंस बनती थी ना, वो बड़ी फेवर में होती थी। अच्छा। FSC वाले स्टूडेंट के तो FSC में आज ये होते थे कि अगर आप बस पास कर गए हो ना टेस्ट पास किए तो यू आर थ्रू। राइट एंड आपने इसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, बस लम्स ही किया था? मैंने 1-2 और यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान में ही फास्ट में किया था। Right. और प्रॉब्ली इधर इस्लामाबाद में नस्ट में किया था। राइट बट लम्स हो गया तो यू जस्ट थॉट के वो सबसे पहले ऑफर आ गई, मैंने कहा बस छोड़ो, ख़त्म करो। ज़बरदस्त। हाउ वाज लम्स 4 years of दैट? यार लम्स का भी काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था। जब मैं वहाँ गया तो वो 2 साल पिछले गुजारने को काफ़ी हेल्दी माइंडसेट में था और ज़िंदगी में। लम्स में आपने डॉर्म्स में रहे या अपने डॉर्म्स में? अच्छा डॉर्म्स में रहे। यस वो भी बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। राइट तो जब मैं वहाँ गया तो पहला साल था। आप जब जाते हो यूनिवर्सिटी में लम्स में तो आप एक स्कूल ज्वाइन करते हो, सोशल साइंसेस का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया या फलां हो गया, और पहले साल के बाद कोर कोर्सेज पढ़ने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा मेजर मैंने चूज़ करना है। राइट तो मैं वहाँ गया तो सोशल साइंस स्कूल में गया तो वहाँ पर हर कोई कह रहा था कि यार बस कोशिश करनी है कि इकोनॉमिक्स मेजर मिल जाए। अच्छा तो मैंने पहले सेमेस्टर में तो वो मैंने एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक कोर्स था, मैंने ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, तो मैंने ले लिया। उसकी क्लास में जाना शुरू किया। उसमें बड़े बुनियादी कॉन्सेप्ट अभी आ रहे थे कि सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है चीज़ों की। तो मुझे थेरेटिकली चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी कि अच्छा अपनी ज़िंदगी की थोड़ी समझ आ रही है कि चीज़ें क्यों सस्ती होती हैं या महंगी होती हैं, या क्यों शॉर्ट हो जाती हैं या अबंडेंस में हो जाती हैं। तो बुनियादी चीज़ें सुनने को मिल रही थी। उस कोर्स में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो इर्द गिर्द लोग भी कह रहे थे कि यार जो सबसे ज़्यादा GPA वाले लोग होते हैं ना, वो दूसरे साल में इकोनॉमिक्स में जाते हैं। इससे ज़्यादा मैंने कुछ खास सोचा नहीं इकोनॉमिक्स चूज़ करने से पहले। तो जब पहले साल के एंड पे आपने शायद अपनी प्रेफरेंसेस देनी होती हैं कि कौन सा, या वो खुद अलॉट कर दें, तो मुझे इकोनॉमिक्स मेजर मिल गया। अच्छा दूसरा साल आया तो दूसरे साल में इकोनॉमिक्स के वो कोर्सेज आने लग गए जिसमें आप बस बोर्ड पे एक बंदा आता है और इक्वेशंस लिखता जाता है और ऐसे ऐसे साइन बनाता जाता है कि मैं तो कुछ क्लास में समझ रहा ड्राइंग की क्लास हो रही है। चीज़ें बन रहे हैं लोग आके और कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दूसरे साल से ये थोड़ा होने लग गया और इकोनॉमिक्स के जो मेरे ग्रेड हैं वो कंसिस्टेंटली बहुत बुरे आने लग गए। उस पेपर मैंने क्या किया कि, लेकिन अच्छी बात लम्स की ये थी कि आपके पास आपने मेजर करना है ना, तो कोई आपको 45, 50, 55 क्रेडिट आवर्स करने होते थे उस कोर्स सब्जेक्ट के। बाकी आपके पास बहुत बड़ी रेंज होती थी कि अगर आपको डिग्री करने के लिए 130 या 135 क्रेडिट आवर्स करने हैं तो आपने हाफ से भी कम मेजर के करने हैं। आपके पास बहुत सा स्पेस है कि अच्छा आप ये भी पढ़ सकते हो वो भी पढ़ सकते हो। तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स तो अब रख लिया है, समझ नहीं आ रही, तो और चीज़ें ट्राई करते हैं। तो मैंने और चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी, लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया, कोई पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ले लिया, साइकोलॉजी का ले लिया, मार्केटिंग, बिजनेस में जो बस समझ में आया वो पढ़ना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंगली तीसरे साल तक मुझे पता चला कि ये जो बाकी चीज़ें हैं ना, ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एंटाइज कर रही है। लेकिन फिर भी ना मैं पूरा टाइम ये समझता था कि शायद मैं बुरा हूँ तो मुझे इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती। लेकिन खैर इस थॉट प्रोसेस के साथ मैं चलता गया। 4 साल काफ़ी अच्छे गुजरे। उसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मैंने यूनिवर्सिटी के दिनों में बना ली जो इवेंट्स करती थी, जाके 2-3 लोग मिल गए साथ, एक अच्छी टीम बन गई, वो मैं करता रहा। बाकी सोशल लाइफ अपनी और जो लम्स में आपकी जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी। काफ़ी मैं कहूँगा कि इनरिच्ड एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ किया। 4 साल के अंदर ग्रेजुएटिंग CGPA आपका क्या था? If you could share that with the audience. 2.47. 2.47 अच्छा। आपसे ज़िंदगी, खैर उसके बाद आपने बिजनेस डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया ना, आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था उसके बाद? यार जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो अब फैमिली तो मेरी कहीं और रहती थी, तो लाहौर में मैं अकेला रह रहा था। तो अब जॉब मैंने देखना शुरू कर दी क्योंकि मैंने बिल्स तो पे करने थे और उस वक्त मैंने ये सोचा नहीं था कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट एज सच करना है। बस मतलब बस
गो विद द फ्लो पॉलिसी थी। तो समझ आ गया तो बिजनेस कर लेंगे, नहीं समझ आया तो नौकरी कर लेंगे, ज़िंदगी लेके चले जाएंगे। मोर लेस पहले भी मतलब आगे यहाँ तक तो लगता था कि कुछ कर लेंगे। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो एक एक्सपीरियंस था उस वक्त जो बड़ा फंडामेंटल साबित हुआ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वो ये था कि अब हमें रहने को जगह चाहिए थी। डॉम से तो हम निकल गए, 4 साल पूरे हो गए। अब जब हम अपने लिए जगह ढूंढ रहे थे तो वहाँ लम्स के करीब ही हम जो घर है वहाँ पर हम देख रहे थे कि पोर्शन रेंट कर लें। मैं और मेरा जो को फाउंडर है, पार्टनर है किकस्टार्ट में, हसन, हम दोनों वो जगह ढूंढ रहे थे। तो जब जगह ढूंढ रहे तो हमें किसी ने, सीनियर्स ने बताया कि यार ये तुम अगर एक घर में एक पोर्शन रेंट करके रहोगे ना तो जो यंग सोल्स तुम लोग हो इस वक्त तो नीचे वाला बंदा तंग होगा और तुम्हें निकाल देगा। तो मैंने कहा कि ऐसे करो कि एक घर पूरा लो, उसको सबलेट कर दो। अच्छा, आधे में तुम रह लो और आधा तुम सबलेट कर दो। तो मेरा पार्टनर हसन, उसने ये किया प्लान और उसने जो है जाके एक घर पूरा रेंट कर लिया इंस्टेड ऑफ अ पोर्शन जो कि हम दोनों को चाहिए था। सही है। अब जब उसने वो पूरा पोर्शन एक ले लिया, घर ले लिया, तो अब दूसरा पार्ट्स पोर्शन ग्राउंड वाला या दूसरा जिसमें हम नहीं रह रहे थे वो सबलेट करना था। जब सबलेट करने की बारी आई तो हमने वो यूनिवर्सिटी के किसी ग्रुप में ऐड लगा दिया कि यार ये हमारे पास जगह है ये। तो उससे कोई लोग आए यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम ये कर लेते हैं। तो हमने जब वो घर रेंट किया था, तो जैसे आप एक कोई भी प्रॉपर्टी रेंट करते हैं तो उसका आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है जो मालिकान है उसको, तो वो हमने दे दिया था। जो अगले लोग आए उन्होंने कहा देखो तुम लोग हमें जानते हो, तुम लोग हमसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ना लो बल्कि थोड़ा सा रेंट ज़्यादा ले लो, तुम्हारा मंथली एक्सपेंस कम हो जाएगा बट हमें ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो एक ट्रांजैक्शन थी, इससे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल की खूबसूरती है ना वो हम पर यहाँ हो गई। सही है। हमें ये समझ आई कि अच्छा ये बात हमारे साथ रह गई। इवन दो सब्सक्रिप्शन मॉडल दुनिया में परवेसिव है, हर चीज़ अब आप सब्सक्राइब करते हैं। बट वो ये कि उसका पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट आपको शायद वहाँ पर नज़र आया कि लाइक एंड दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग लाइक पाकिस्तान में कि 6 months का एडवांस दें, आप 3 months की सिक्योरिटी दें, ये करें वो करें। एंड इट्स एक्चुअली द लिक्विडिटी दैट्स अ बिगर इशू। मंथ ऑन मंथ आपके पास कैश आ रहा होता है, बट जब आप लिक्विड कैपिटल आप एकदम से इतना सारा मांगे तो वो मसला करता है। सो अगर आप कोई और मॉडल निकाल सकें विच यू वर एबल टू एंड ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई डेंट नो एंड डिडंट थिंक कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली डोमेस्टिक के अंदर सब लेटिंग इज़ अ थिंग। इज दैट जनरली मार्केट में फॉलो हो रही है या आप लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ नया मॉडल निकाला? अंदर खाते ये कर लिया था। इट्स नॉट वाइडली एक्सेप्टेबल, कोई ये पसंद नहीं करता। लेकिन वो था ना कि वो एक कम्युनिटी में था कि हम भी जिस यूनिवर्सिटी से वहीं के लोग आके रह रहे हैं वो जानने वाले हैं सब। लेकिन वो इस तरह से नहीं था कि एज अ बिजनेस नहीं हम उसको परसू कर रहे थे। वही जिसका घर है उसको ये लग रहा है कि वही दोस्त रह रहे हैं। हाँ, क्योंकि अदरवाइज फिर वो सडनली पीपल स्टार्ट बिकमिंग, इवन तो पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि आप एक थर्ड पार्टी को दे देते हैं, वो प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं। मतलब मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ ना कि जो द रीज़न व्हाई आई सेड मैनेज स्पेसेस, बाहर जिस तरह बड़ा इस तरह होता है कि आप घर ले लें, घर लेकर आप चले भी जाएँ ना तो पीछे देयर आर पीपल जो किराए पे चढ़ाएंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स आएंगे वो भी फिक्स करेंगे और वो अपनी एक फ़ी लेंगे और वो एसेंशियली उसको रेंट पे चढ़ाते रहेंगे। एंड देयर कीप ऑन सेंडिंग यू द मनी। बिल्कुल। पाकिस्तान में ये वाला काम सम वॉट प्रॉपर्टी डीलर करता है जो कि फिर आखिर में बेच के उसके ऊपर स्टाम्प के ऊपर 50 लोगों को बेच के तो कोई ना कोई प्रॉब्लम कर जाता है। सो रेजिडेंशियल में इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू स्टार्टेड विद रेजिडेंशियल, इवन दो आई थिंक इवन टिल डेट रेजिडेंशियल के अंदर इट्स अ मच टफर नट टू क्रैक यूज़र एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर। एंड अच्छा, हमने इसको एज अ बिजनेस तो नहीं लिया था। हमारे पास तो एक बंदा आया, हमने वैसे ही उसको सबलेट करना था। एक अपने पर्पस एजेंडा था हमारा कि घर में कोई हमें तंग ना करे जिधर हम रह रहे हैं। और वो एजेंडा बस हम फॉलो कर रहे थे और उसमें बस एक बंदा आया, हमने ये कर दिया। उसको हमने कभी भी एज अ बिजनेस नहीं देखा, बट वो एक थॉट आ गई वहाँ से। एंड सो हाउ डिड यू कन्वर्ट दैट इनटू समथिंग? अच्छा खैर, एनीवे, सो लेट्स गो विद द स्टोरी। सो आपने ये स्पेस ले ली एंड आपने ये सबलेट भी कर दिया। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? बिकॉज अभी तक आपकी जॉब भी नहीं हुई भी और आपका कोई बिजनेस प्लान भी नहीं है। बिजनेस प्लान भी नहीं है। मैं उस वक्त फ्रीलांसिंग कर रहा था। ठीक है। कोई कंटेंट लिख लेता था। अगर लिखना तो बस लिख तो बंदा लेते ही है यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद। या लोगों को कुछ चीज़ें लिख देता था, गिग्स पकड़ लेता था, तो वो करके मैं अपने बिल्स पे कर रहा था। और बाकी बस हमने उस वक्त ये घर लिया और नीचे लोग आ गए। अच्छा, उस वक्त ज़िंदगी का थी एक चेंज आ रहा था बहुत बड़ा। ठीक है, 2015 की बात है। 2015 की बात है, 15 के समर की बात है
कि अब ज़िंदगी पूरी जो है ना वो घर वालों पे रिलाई करके गुजारी है, उन्होंने पढ़ाया है, वो महीने के पैसे भी भेज देते थे और सब कुछ चल रहा था बगैर कुछ किए। और अब ज़िंदगी में वो मोड़ आ गया कि अब ख़ुद कुछ करना है। और ये एक ऐसी चीज़ है, कोई भी बंदा या बंदी जो ग्रेजुएट हो रही है वो उसके लिए ये मोमेंट काफ़ी फंडामेंटल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें बड़े डर से भी आ जाते हैं कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या करना है, की डिसीजंस भी ज़िंदगी के कुछ लेने। तो उस तरह का टाइम था। तो जो सारे बैचमेट्स दोस्त थे ना वो थोड़े थोड़े अपसेट भी होते थे कि यार अब आगे क्या है। सब देख रहे हैं, किसी को नौकरी को मिल गई है बहुत अच्छी गए, वो किसी को नहीं मिल रही, वो फारिग बैठा है और थोड़ा परेशान है। तो ये वो टाइम था। तो इस टाइम में घर में एक और चीज़ ये हुई कि क्योंकि हम इंडिपेंडेंट अकेले रह रहे थे तो दोस्त शोस्त भी आ जाते थे और सब मिल के ये डिस्कशंस भी हो जाती थी कि अपने अपने मसाइल शेयर करते थे। तो इससे तो वो भी एक मज़ेदार वाइब थी घर की कि वो जो टाइम था चेंज का, उससे कोप करने के लिए भी वो जो घर पे हमने छोटी सी कम्युनिटी बना ली थी उसकी काफ़ी वैल्यू थी। राइट। और वो उस तरह से भी मज़ेदार। फिर एक लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अब घर में हम ऊपर 2 लोग रह रहे हैं, नीचे 3-4 लोग रह रहे हैं, तो घर में सारी रिसोर्सेज भी शेयर्ड हैं। एक हाउसकीपर हमने रखा हुआ है जो आके हमारी लॉन्ड्री कर देता है या कर देता है, एक बंदा जो है वो इंटरनेट और बिजली का बिल दे देता है महीने के एंड पे, एक है जो रेंट पे कर देता है। तो काम भी डिवाइड हुए हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था घर। राइट। जो आई थिंक आई हैव बीन टू अ हाउस लाइक दिस, लम्स के थे वो। डू यू रिमेंबर दोस गाइस? ये ट्रैवल वाली आपकी बड़ी मशहूर लम्स की एक स्टार्टअप है, फाइंड माई एडवेंचर वाले। आई बिलीव वो लोग भी कहीं आसपास ही रह रहे थे, लम्स के बिल्कुल आगे। हम लोग वी वेंट टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग दिस वन टाइम, और उधर भी था कि 4-5 मेरे एक दोस्त का दोस्त था रह रहा था, वो भी लम्स से ग्रेजुएट हुआ था, उधर ही लम्स के फाइंड माई एडवेंचर वाले बॉयज़ भी रह रहे थे। सो आई कैन इमेजिन द वाइब के इट्स लाइक इट्स अ वेरी पर्टिकुलर, इट्स नॉट एज frat boy as the dorms, but still very close. Right. और ये सारे प्रोफेशनल्स से जो रह रहे थे, आ रहे थे या वो कर रहे थे, सब ग्रेजुएट कर चुके हुए थे, ग्रेजुएट कर रहे थे, सब कुछ काम ही कर रहे थे ज़िंदगी में। तो लाइक वो जो घर का वो पूरा एक एक्सपीरियंस था, उसको ही हमने देखा। और जो मेरा पार्टनर है हसन, वो उस वक्त एक एडटेक स्टार्टअप चलाने की कोशिश कर रहा था। चलाने की कोशिश बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड था। और उसके पास ना 5-6 लोग थे। ठीक है। और उसमें से कुछ 2-3 इंटर्न्स थे जो भी सीनियर ईयर में शायद पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में। तो उसका एजेंडा ये था कि यार यूनिवर्सिटी के करीब ही एक जगह ढूंढी जाए जहाँ पर जो 2-3 दूर से आ रहे हैं वो भी आ जाएं, जो ये लम्स वाले हैं ये भी क्लास लेके आ जाएं। हाँ। और मज़े की जगह भी बन जाए। तो उसके लिए हमने वो डिफेंस में ही जगह देखना शुरू, जो डिफेंस के कमर्शियल एरिया से वहाँ जगह देखना शुरू हुई। तो वहाँ पर जो 4 या 8 मरले का एक फ्लोर होता है, एक स्टैंडर्ड फ्लोर। राइट। तो वो देखता तो कहता था यार मेरे लिए तो ये बड़ा है। हाँ। तो मैं इतना एक्सपेंस क्यों करूं जब मुझे तो भी पता ही नहीं है कि मेरे पास कोई फंडिंग आनी है, मेरा आइडिया में कितनी जान है। हाँ। मैं इससे कुछ बड़ा जनरेट कर सकता हूँ या नहीं। वो कह रहे अच्छा यार कुछ ऐसा करते हैं कि ये जिस तरह से हमने घर पे किया है कि एक पूरा लेके इसको सबलेट कर दिया है, ऐसे एक ऑफिस बनाते हैं पूरा और उसको इसी तरह की छोटी टीम्स में डिवाइड कर लेते हैं। राइट। तो ये जो घर वाला सारा एक्सपीरियंस है उसको हमने कहा चलो ऑफिस में ट्रांसलेट करें। अच्छा, जब ये हो रहा था तो मैं अपनी जॉब हंट पे लगा हुआ था, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग पे मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा था कि लंबा अरसा ये मुझे चला सकती है। और ये था कि यार अच्छा कोई ना कोई जॉब तो अब चाहिए। तो मैं साथ साथ कोशिश लगा हुआ था, साथ साथ ये आइडिया जो है ना ये जन्म ले गया। राइट। तो जिस दिन ये आइडिया जन्म लिया ना, हमने कहा कि अच्छा ठीक है इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं। तो मैं और हसन एक दोस्त के पास के रूम में गए हुए थे, बैठे हुए थे। तो वहीं पर हमने उसका डेस्कटॉप खोला, उस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला। तो हसन ने कहा अच्छा ये जो चीज़ हम कर रहे हैं इसका क्या नाम रखें। तो हमने वहीं पर इसका नाम कॉइन कर दिया कोई 1-आधे मिनट में, बगैर ज़्यादा कुछ सोचे। मैंने कहा कि हम किक स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी पे, तो लेट्स कॉल इट किक स्टार्ट। उसका नाम रखा और उस वर्ड डॉक्यूमेंट पे जो थॉट्स थी वो उसने लिखना शुरू कर दी। और वो एक पेज उसने बना लिया कि हम ये करते हैं ऑफिस में, ये चीज़ें हम लाते हैं और इतने हमें पैसे दरकार होंगे उसके लिए, और ये 4 सर्विसेज, इंटरनेट हम उसमें लगा लेंगे, एक पेंट्री हम उसमें छोटी सी बना लेते हैं, एक मीटिंग रूम बना लेते हैं और बुनियादी ऑफिस के एलिमेंट पूरे कर लेते हैं। वहाँ से हमने बस उसको कॉन्सेप्ट किया। और अगले दिन जब मैं लाइब्रेरी गया अपनी किसी फ्रीलांसिंग असाइनमेंट के लिए, तो जो मेरा तीसरा पार्टनर है वो वहाँ बैठा CSS की तैयारी कर रहा था ग्रेजुएट होने के बाद।
तो वो ब्रेक लेने के लिए जब लाइब्रेरी से बाहर निकले तो वहीं बैठे बैठे गपशप हो रही थी। तो कहा क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? क्या यार अब ये मैंने हसन ने सोचा है। तो उसने सुना ये आइडिया और उसने कहा कि यार इसमें जान तो नज़र आ रही है, लेकिन उसका सवाल ये था वो थोड़ा ना रिस्क वर्स था। तो उसने कहा कि इसको वैलिडेट कैसे करना है। शायद मैं और हसन ये कर रहे होते ना तो हमारे रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा रहा है हमेशा, उसका थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट कम था। तो उसने कहा वैलिडेट कैसे करना है, उस तरह के उसने सवाल पूछे जो कि बड़े रेलेवेंट सवाल हैं, और वो बड़ा रेलेवेंट पर्सनैलिटी टाइप है जो मेरे हसन का थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रखता है कि यार ठीक है हो जाएगा, बट लेट्स फिगर आउट कि इसकी चीज़ें सारी पूरी हैं कि नहीं है। तो वही उसने डे 1 पे किया और हमने कहा कि अच्छा ठीक है वैलिडेट करने के कुछ करते हैं। तो हसन ने प्रॉब्ली ये फिगर आउट किया कि यार इसको फेसबुक ग्रुप पे किसी पे डाल देते हैं और वहाँ लोगों को बताते हैं कि हमारे पास एक ऑफिस है, आप बताएं आपको चाहिए और उसमें ये है। तो उसने वो एक ग्रुप पे डाल दिया जो जिस पे थोड़ी स्टार्टअप बिजनेस कम्युनिटी, छोटी छोटी टीम्स थी, छोटी छोटी कंपनियां चलाने वाले लोग थे। तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि अच्छा कितनी जगह है, क्या मेरे 4 लोग वहाँ आ सकते हैं, और ये इंटरनेट वहाँ लगा हुआ है नहीं, पावर बैकअप का क्या सीन है। तो आपके पास वो डेटा भी आ गया कि एग्जैक्टली लोग क्या रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की। तो उससे हसन ने उन लोगों को जिन्होंने कमेंट किया, हसन ने उनको कॉल्स की, उनके साथ राब्ते में आया और उनकी कॉल्स करके उसने कोई अंदाज़ा लगाया कि यार इतने 6,000 या 7,000 रुपये पर बंदा हम ले सकते हैं अगर हम उनको ये ऑफिस देते हैं। इंटरेस्टिंग, एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज व्हाट यू गाइस डिड वाज अ लॉट ऑफ टाइम्स हम बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में, तो या नए स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट बनाकर वो कहते हैं कि यार हम इसकी प्राइसिंग करेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट की बेसिस के ऊपर। वो कोई उन्होंने किताब में कोई चीज़ पढ़ी हुई होगी कि ये कॉस्ट है, उसके ऊपर हम इतना प्रॉफिट रखेंगे और ये हमारी कॉस्ट है या ये हमारी प्राइस है। लेकिन आपने उसको ऑल्टरनेट किया, आपने देखा कि डिमांड साइड के ऊपर कितनी प्राइसिंग है और उसके हिसाब से फिर आपने अपने आप को स्ट्रक्चर किया बजाय इसके कि द अदर वे अराउंड। दैट ऑटोमेटिकली मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू टारगेट द ऑडियंस एज वेल। बिल्कुल ये हो सकता है। इसमें ये भी हो सकता था कि शायद अगर हमें उस वक्त ऐसे लोग मिलते जो कहते हैं कि 10,000 या 15 तो मे बी हम डिफरेंट सर्विस स्ट्रक्चर कर देते। मैं वही कह रहा हूँ जो लोग मिले हमें, फॉर एग्जांपल अगर हो एक तरीका कार, क्योंकि टेक्निकली आप इसको प्राइस मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। आप उसमें बहुत ही लग्जरी फर्नीचर डालें, आप उसको बेहतरीन करें, अपनी कॉस्ट के हिसाब से आप उसको प्राइस करते हैं 20,000 के ऊपर, लेकिन मे बी मार्केट की रिक्वायरमेंट ही ना हो। अगर मार्केट की रिक्वायरमेंट 6-7 हज़ार है तो फिर आप उसके हिसाब से आप कहेंगे यार फर्नीचर को थोड़ा सा ईजी कर दो, इंटरनेट बाकी सारी सर्विसेज जो उनको चाहिए वो पूरी करो, मे बी एक्सबॉक्स रूम डालने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। सो उसके हिसाब से यू कैन अप एंड डाउन बेस्ड ऑन दैट, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो हाउ डिड यू डिसाइड टू लाइक, सो जो आपके पास ये आ गई प्राइसिंग 6-7 हज़ार की, उसके बाद आपने उसको डिज़ाइन किस तरह से किया? अच्छा, अगर शायद लोग कहते हैं ना कि 15,000 या 20,000 तो हमारे पास इतने पैसे ही ना होते। शुक्र है कि लोगों ने कम ज़रा बेसिक रिक्वायरमेंट दी थी ऑफिस के साथ, राइट। तो हमने ये सोचा कि जब वो लोगों ने रिक्वायरमेंट्स दी तो हमने कहा अच्छा अब हमने ये बनाना कैसे। हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी अम्मी को कॉल की। मैंने कहा कि आप मुझे कोई 1,00,000-1.5 लाख रुपए भेज देती हैं, एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअलाइज, तो मे बी मैं उससे कुछ बना लूँगा। तो अम्मी मेरी, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं भेज देती हूँ। ठीक है। और इसी तरह जो बाकी 2 थे उन्होंने भी किसी अपने सोर्स से एक छोटी सी अमाउंट पकड़ी, और वो छोटी सी अमाउंट से हमने क्या करना था, उससे हमने जाके फर्नीचर बाय करना था। अच्छा, ठीक है। और वो जो स्पेस का रेंट जो था उस पर मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। तो हमने फर्नीचर के लिए पैसे जमा किए। अच्छा, स्पेस का रेंट जो था ना उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और उसके ऑब्वियसली सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस और सारी चीज़ें थी। तो हमने एक जगह ढूंढी, और वो एक अंकल थे, मुझे उनका नाम याद नहीं, उनका नाम था वहीद, वो एक ब्रिगेडियर साहब थे। ठीक है। तो अंकल को हम मिले, अंकल को हमने कहा कि हम अभी भी यंग लोग हैं, ग्रेजुएट किए हैं, हम अपना ऑफिस खोल रहे हैं। अंकल के साथ हमने एक रेंट नेगोशिएट किया। अंकल वाज वेरी काइंड इनफ के भाई तुम मुझे रेंट बाद में दे देना, तुम आओ, तुम काम स्टार्ट करो, तो मुझे इतने टाइम में दे देना। तो हमारा प्लान ये था कि यार ये तो आपकी लॉटरी निकली है, बिकॉज आजकल के ज़माने में ये तो कोई भी नहीं करता। लोगों को होता है कि यार ये तो बैठ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रियल एस्टेट में पर्टिकुलरली। तो अगर वहीद साहब सुन रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि इनके पास पैसे नहीं थे, राइट। और अगर वहीद साहब को शायद पता होता कि इनके पास नहीं तो कभी ना देते। बट वहीद साहब ने ट्रस्ट किया और हमने वो फ्लोर उनसे ले लिया। और हमारा प्लान क्या था कि फर्नीचर वगैरह और कुछ चीज़ें हम लेते हैं, एसी हमने कहा थोड़े अरसे में लगाएंगे, जब गर्मियाँ आएंगे, लाहौर का फरवरी है तो लाहौर का फरवरी
तो रेंट का हमने कहा कि जो लोग आएंगे उनसे हम लेंगे। अच्छा, उस मामले में हम कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमने वो वैलिडेशन रन की हुई थी, हमें पता था इतने पैसे तो हम लोगों से ले लेंगे। ठीक है, तो वो उस डिमांड एंड से हम कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो हमने वो जो थोड़े बहुत हमारे पास कुछ लाख थे उनसे हमने जाके जो सस्ता तरीन फर्नीचर लाहौर में मिल सकता था वो हमने ले लिया। ठीक है, और वो हमने ला के रखा। कुछ 35 से 40 लोगों की जगह बन गई। अच्छा, एक मीटिंग रूम टेबल रख ली अंदर, पेंट्री में बुनियादी चीज़ें हमने ख़रीद के रख लीं। और बस हमने अनाउंस कर दिया कि वो अच्छा ये एक शेयर्ड ऑफिस स्पेस है, इसमें आप आ जाएं। अच्छा, उसमें ब्रांडिंग करने के भी पैसे नहीं थे। तो एक दोस्त था मेरा, वो बहुत अच्छा, यूनिवर्सिटी मुझे याद है कि मैंने उसका कुछ बचपन का काम देखा था, वो पेपर आर्ट बहुत अच्छा करता था। सही है। तो मुझे याद है उसने एक लैम्बोर्गिनी का एक सर्टन मॉडल था जो उसे पसंद था, उसने उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया, कार्ड पे प्रिंटिंग करता था और उन पीसेस को जोड़ के वो इस चीज़ का मॉडल बना लेता था। जो उसकी फेवरेट बंदूकें थी उसके भी मॉडल उसने बनाए हुए थे। तो आप उसको बोलें कि ये माइक जो है कार्ड बना दे, तो वो थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुलाइज करके चीज़ें प्रिंट करके कार्डबोर्ड से, पेपर से ये पूरा बना देगा। तो मैंने उसको कॉल की, कहा यार सस्ती ब्रांडिंग करनी है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। आया, कहा चलो स्टेशनरी शॉप चलें। स्टेशनरी शॉप गए तो उसको जो नज़र आ रहा था ना, कोई पोस्टर पेंट नज़र आया, कोई स्टाइरोफोम की शीट नज़र आई, कोई स्प्रे पेंट उठाया। तो उसने 3-4 हज़ार की चीज़ें, उसने कहा चलो ऑफिस। अब तो चीज़ें उठा के हमने 1-2 और दोस्तों को बुलाया, ऑफिस आ गए। ऑफिस आके उसने दीवार पे एक काला स्प्रे पेंट किया। तो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं अच्छा यार ये तुमने ब्रांडिंग किस तरह से की है, ये लोगो जो तुम्हारा है ये पीला और काला क्यों है? तो ये पीला और काला इसलिए था क्योंकि उस दिन तला उमर ने स्प्रे पेंट वाले ले लिए थे और उसको ये लग रहा था कि यार ठीक है नहीं, एक शेयर्ड ऑफिस है तो ब्लैक और येलो, उसने उस वक्त कुछ सोचा था। तो उसने ब्लैक स्प्रे पेंट किया, उसके ऊपर स्टेंसिल से ना लेटर्स काटे किक स्टार्ट के और उसको येलो पोस्टर पेंट करके उसने वो उस ब्लैक स्प्रे पेंट वॉल पे पेस्ट कर दिए। तो इस तरह से बहुत से दोस्तों के साथ मिलके हमने उस स्पेस को जुगाड़ के ऊपर लाइव कर दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे थोड़ा सा ये बताएं पहले तो कि जब आप ये कर रहे थे, डिड यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर्ड स्पेसेस एंड कोवर्किंग स्पेसेस? हैड यू हर्ड ऑफ सच अ थिंग इन पाकिस्तान बिफोर? नहीं, दुनिया में भी हैं, ये भी नहीं मालूम था। सिर्फ आइडिया ये था कि एक शेयर्ड ऑफिस बना लें। जब हम ये कर रहे थे इसके बीच में हमने थोड़ा देखना शुरू किया कि यार ये शेयर्ड ऑफिस कोई और भी चला रहा है या नहीं। तो हमें ये मालूम पड़ा कि दुनिया में इस चीज़ को कहते हैं कोवर्किंग स्पेस। ठीक है। फिर हमने इसका नाम रख दिया कि एक्सट्रैक्ट को, उसके नीचे डाल दिया कोवर्किंग स्पेस। जब हमें ये मालूम पड़ा कि अच्छा नहीं, इसको दुनिया में ये कहते हैं। राइट। बहुत टाइम जब हम इसको बनाने का सोचे थे हमें ये मालूम नहीं था। इंटरेस्टिंग। और जब ये आपने स्टार्ट किया फाइनली, किस तारीख को स्टार्ट हुआ था? 1 फेब को स्टार्ट हो गया? फिर हो गया। हमने बुनियादी फर्नीचर रखा, लोगों को अनाउंस किया, कुछ लोग आना शुरू हो गए। उनको हमने वो कितना टाइम लगा लोगों के आने के लिए? मतलब जो पहली तारीख थी उसमें ही कुछ लोग आ गए थे। अच्छा। हाँ। कितना दरमियान में ऐसा मोमेंट्स आए हैं आपके दरमियान में जिसमें आपको हुआ कि यार शिट कर तो लिया स्टार्ट में, चलो ऑलरेडी ट्रैक्शन ही मिल गई, बट ये हालत टाइट हो रही है थोड़ी सी अब? जो 2-3 महीने में पहले कुछ लोग आ गए जिनके साथ बात हुई थी, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि अब हमें पैसों की ज़रूरत है और अब वो पैसे सिर्फ तभी आ सकते हैं कि अगर कोई क्लाइंट आए। अगर वो ना आए तो कोई चांस नहीं है। फिर हम इधर उधर के हरबे कर रहे थे। वो ASTP अरफा करीम टावर था, वहाँ जाके पैम्फलेट बांट रहे थे कि यार कोई भी यहाँ से किसी को कोई लीड मिल जाए। और ये 2-3 महीने बाद एक ऐसा टाइम था, क्योंकि इस टाइम के ऊपर आपके पास जो लोग आ रहे थे वो पेपर डे के मॉडल पे आ रहे थे या मंथली आ रहे थे? लोग मंथली आ रहे थे। सही है। और एंटरप्रेन्योर्स थे, नई नई कंपनियां खोल रहे थे। 2 लोग उसमें आए अर्ली दिनों में ही, कासिम और तला आजकल एक कंपनी चला रहे हैं जिस कॉल्ड रिमोट बेस। राइट। इंटरेस्टिंग। वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ से भेजते हैं सिलिकॉन वैली कंपनियों को। तो बैक इन द डे वो अलग अलग उस स्पेस में आए थे। और एक जो है वो उस वक्त एक एनोनिमस सोशल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, अकेला था। अच्छा। और दूसरा जो था वो कह रहा था कि मैं एक ऐसी रियल एस्टेट मार्केट प्लेस बनाऊंगा कि ज़मीन को लोग भूल जाएंगे। ये दोनों ये अपना काम करते, तो एक ने एक जगह डेस्क ले लिया, दूसरा उसके सामने बैठ गया। तो इन्होंने छोटी छोटी टीम्स बिल्ड कर ली, 3 लोग हो गए, इसके 4 लोग हो गए। तो ये अर्लीस्ट लोग थे किक स्टार्ट में जो आए, तो उनसे हमारी भी दोस्ती हो गई। और एक जो मज़ेदार चीज़ जो आज जो किक स्टार्ट की पर्सनैलिटी है, जो ब्रांड है, उसमें वैल्यू आ गई कस्टमर सर्विस की और लोगों का थोड़ा ख्याल रखने की, वो उसको मैं अगर रिकॉल करता हूँ ना, तो शुरू की जो स्पेस थी मुज़म्मिल वो बहुत बेसिक थी। ठीक है।
बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे कि यार ये एक अच्छी स्पेस है, ठीक है। तो उसमें लेकिन जो लोग आए थे वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे, और उसकी रीज़न ये थी कि जो हम लोग उसको जो चला रहे थे, हमारा उनके साथ जो बॉन्ड बन जाता था, हम सब के कामों में इन्वॉल्व हो जाते थे कि अच्छा तू क्या कर रहा है, तेरे क्या चैलेंजेस हैं, और एटलीस्ट अपनी पूरी कोशिश करते थे कि वो किसी तरह से उनको, अगर हम कोई रोल प्ले कर सकें उनको एड्रेस करने में। तो वो हमारी साइकी में ही ये रह गया कि यार जो आपके पास लोग आ रहे हैं वो स्पेस से ज़्यादा लोगों के लिए आ रहे हैं, और थोड़े अरसे बाद जो वहाँ पर बाकी लोग बैठे हुए थे वो सब भी एक दूसरे में घुल मिल गए, दोस्तियाँ हो गई। मुझे याद है, वेरी हैप्पी टू नो कि 6 लोग, एक डेस्क था जिस पे 6 लोग बैठते थे जो अलग अलग आए थे, उन्होंने एक ट्रिप प्लान कर ली। अच्छा। और वो नॉर्दर्न एरियाज के साथ मिल के चले गए। एसेंशियली इट को-वर्किंग स्पेस के साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो उसके साथ थोड़ा मुंसलिक हो गया। आई थिंक वी हैव सीन दैट हैपन विद अ लॉट ऑफ को-वर्किंग स्पेसेस के इट्स नॉट एज मच एज जनरली यूटिलिटी तो ये आती है ना कि यार मैं घर में बैठा रहता हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं घर में बैठा रहता हूँ, रूटीन सही नहीं होती, मैं को-वर्किंग स्पेस में चला जाऊँगा। बट उसकी एक यूटिलिटी ये भी है कि वहाँ पर आपको कम्युनिटी एक मिलती है जिसके साथ लाइक माइंडेड लोग होते हैं, आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। एंड जो ऑफिस की एक बड़ी यूटिलिटी होती है कि there's a social experience that a lot of freelancers are missing in Pakistan these days. Like I talk to a lot of them and वो यही कहते हैं कि यार हम कर तो रहे हैं लेकिन बर्न आउट हो जाते हैं अपनी डेस्क पे बैठे बैठे अकेले बस करके। तो को-वर्किंग स्पेसेस में एटलीस्ट ये होता है कि there's a human side of things as well that you can experience. बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इवन दो को-वर्किंग का भी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो काफ़ी इवॉल्व कर गया है फ्रॉम दैट टाइम, जनवरी 2016 से आज फरवरी मार्च 2022 में जब हम बैठे हैं, ये बहुत इवॉल्व कर गया है। अब बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो बड़े बड़े नाम हैं ग्लोबली वो ऑपरेट कर रही हैं, वो हमारी स्पेसेस यूज़ कर रही हैं। लेकिन अभी भी आज के दिन भी जो रिमोट वर्कर है या जो फ्रीलांसर है या एक एंटरप्रेन्योर है जो अभी बस स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए इज इमेंस वैल्यू जो कोवर्किंग स्पेसेस में उसे मिल जाती है। और वो हमने उन दिनों में उस छोटी सी कम्युनिटी में ये रियलाइज़ किया था इन लोगों को देखते हुए कि यार ठीक है, हमने तो इसको कॉन्सेप्चुअलाइज शुरू में किया है एक ऑफिस के लिए, अपना ऑफिस का मसला हल करने के लिए, बट ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो यहाँ पे इस मॉडल के थ्रू हो सकता है। Right, makes sense. This first space was in DHA. वो अभी तक है या वो छोड़ चुके हैं? वो हमने वाइंड अप कर दी थी 1-2 साल बाद। It was too small. And 2 साल तक आप उसी स्पेस में थे, उस पर आपने एक्सपैंड आउट नहीं किया था? हमने एक और छोटी सी स्पेस खोल ली थी जोहर टाउन के एरिया में जो आज भी चल रही है। ठीक है। उससे थोड़ी सी लर्निंग्स ली हमने और 5-6 महीने बाद हमने अपग्रेडेड एक और स्पेस खोल दी। वो कितने लोगों की थी? उसमें कोई 60 या 70 लोग थे, वो भी छोटी सी स्पेस थी। और उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया ये दोनों स्पेसेस जो थी ये सिर्फ शेयर्ड स्पेसेस थी। राइट। एक हॉल में आप जाते हो और को-वर्किंग स्पेस है और बस उसमें फ्रीलांसर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिमोट वर्कर्स वो बैठे हुए हैं, 1-1, 2-2, 3-3 लोग हैं, 4-4 लोगों की टीमें मैक्स, इससे बड़ी नहीं थी। इस टाइम में हमें रियलाइज़ हुआ कि यार बहुत सी कंपनियाँ हैं, हमने जब हम उसको मार्केट किया तो हमें जो कॉल्स आती थी उनमें लोग कहते थे अच्छा नहीं, आई नीड अ प्राइवेट स्पेस। राइट। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सब मिल जाए लेकिन मुझे एक बंद कमरे में मिल जाए जहाँ मेरी थोड़ी प्राइवेसी भी हो। राइट। क्योंकि मेरा ऑपरेशन इस नेचर का है कि मैं वो एक खुली जगह पे बैठ के नहीं कर सकता। तो वहाँ से हमें वो नॉलेज भी आता गया कि यार अच्छा अब ये और रिक्वायर्ड है। तो हमने एक और बड़ी स्पेस खोली गुलबर्ग में, जो उन दोनों से सिग्निफिकेंटली बड़ी थी। उसमें कोई 200 लोगों की जगह थी। उसमें हमने पहली बार प्राइवेट ऑफिसेज बनाए और वो प्राइवेट ऑफिसेज टीम्स ने आके लेना शुरू कर दिए और वो एक काफ़ी किक स्टार्ट के लिए टर्निंग पॉइंट था। वो कितनी बड़ी स्पेस थी? वो 200 लोगों के लिए थी। और मतलब सिंगल फ्लोर था, मल्टीपल फ्लोर्स थे? 3 फ्लोर्स थे उसमें। अच्छा। और बिल्डिंग किस तरह की थी? वो एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग थी, ऑफिस कमर्शियल बिल्डिंग गुलबर्ग में। ठीक है। तो गुलबर्ग अगर आपको लाहौर के डायनामिक, तो लाहौर का एक सेंट्रल एरिया है जहाँ से हर तरफ से लोग आ सकते हैं। राइट। नहीं तो जब आप इस पे आई एम क्यूरियस, गुलबर्ग में आप 3 स्टोरीज ले रहे हैं, दैट मस्ट बी सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी इंड्यूसिंग। स्टार्ट में तो बंदा कर लेता है ना यार, जवान आदमी है, DHA अंकल वहीद है, अंकल वहीद वर्स्ट के सिनारियो हाथ पड़ जाएंगे, अंकल भाई सॉरी यार गलती हो गई। बट दिस इज बिग बिजनेस, राइट? एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट्स कॉस्टली, वे यूर लाइक आपने 2-3 साल लगा कर आपने फाइनली एक मॉडल बनाया है, उससे आपने सेविंग्स निकाली हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कोई प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट हो गया होगा। अब आप उस रेवेन्यू को फेंकने लगे
एंड सो इट कुड वर्क. हो सकता है अर्ली सक्सेस मिल गई हो, मे बी गॉड वॉज काइंड वंस, यू नो, will he be kind again? And so उस टाइम पे were you worried about कि यार हम expand out कर रहे हैं? क्योंकि a lot of times in Pakistan I would say, or historically in Pakistan, because it's a very recent phenomena कि scale का concept आना शुरू है, right? A lot of times people will be like यार एक अच्छी चीज़ चल रही है तो चलने दो. Why would you you know break that thing? क्या ज़रूरत है? पैसे निकालो, गाड़ी खरीदो, घर लो, easy scene है. 60-70 बंदे के ऊपर एक कोवर्किंग स्पेस चल रही है, अब तो पूरी ज़िंदगी यही चलेगी, बेटा भी आके इसी को चलाएगा. तो what was that thought that compelled you to really begin to scale and say कि if I can do this once, I can do it a million times over? यार जब हम लोगों की बातें सुन रहे थे, जो कॉल्स आती थी हमें, मैं ही समझता हूँ कि हमारा आज तक का जो भी अप्रोच रही है वो बड़ी मार्केट ड्रिवन रही है. जो हमारा कॉल्स का और कस्टमर क्वेरी का डेटा होता है वो मेजरली ड्राइव कर रहा होता है कि हमने आगे किधर जाना है. राइट. हमारी अभी की जो स्पेसेस का डिज़ाइन है, इस्लामाबाद में अगर हम स्पेस बना रहे हैं 500 लोगों की, तो हाउ डू वी डिसाइड कि इसमें कितने ऑफिस होंगे, किस साइज़ के होंगे. वो हमारा जो सेल्स जो CRM डेटा, जहाँ पे हमारे लोग कॉलें करके बता रहे हैं कि मुझे ये इतने साइज़ का ऑफिस चाहिए, या मेरा इतना बजट है, या मुझे ऑफिस में ये चाहिए, वो डेटा है जहाँ से हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं आज तक. तो उस वक्त भी यही था. वो जो लोगों का वो था, लोगों ने गुलबर्ग जाना है ऑफिस में. राइट. So it wasn't a guess. It was basically, at least on some level, it was driven by data where you were able to identify कि यार ज़्यादातर लोग गुलबर्ग के पास जाना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग, और इतने लोग हमें अगर हम X प्राइस पॉइंट पे रखें तो हम 200-250 बंदा टारगेट कर सकते हैं. So that's how you began to understand this. बिल्कुल. अब उसके लिए पैसे जो चाहिए थे वो इतने चाहिए थे क्योंकि अब हम एक प्रॉपर कोवर्किंग प्रोजेक्ट देख रहे थे. अब हमने 1 साल के अंदर ये समझ लिया था कि दुनिया में भी ये इंडस्ट्री है. फिर हमने उसको देखा भी कि अच्छा दुनिया में कोवर्किंग स्पेसेस कैसे कैसे चल रही हैं. तो हमारे एम्बिशन भी थोड़े से बड़े हो चुके थे कि अच्छा अब हमने जो स्पेस बनानी है उसमें ये इतनी बेसिक ना हो, उसमें ये फैसिलिटी हो, एस्थेटिकली वो खूबसूरत हो, बैठ के मज़ा आए, लोग आना है, उसमें एक वाव फैक्टर हो थोड़ा सा. तो उसके लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए थे, और इतने पैसे हमने नहीं बनाए थे कि हम वो खुद फाइनेंस कर सकें. तो फिर वहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आया कि अच्छा फाइनेंस कैसे करना है, फंड रेज कहाँ से करना है. राइट. तो ये वो टाइम है, ये 2017 की बात है. ये वो टाइम है जब ये वेंचर कैपिटल और मजाक नहीं, बस आप आर्टिकल्स ही पढ़ते होते थे, बट ऐसा कुछ था नहीं पाकिस्तान में. और अगर कोई था भी ना तो वो सेठ आता था, कहता था ठीक है मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, 99% ऑफ द कंपनी ये होगा. बिल्कुल. वो वेंचर से ज़्यादा वल्चर था. सही है. ये वो टाइम था. तो हमने सोचा कि अच्छा हम क्या कर सकते हैं. तो वेंचर की ये हमें नज़र आ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी से जाएंगे ना तो हमें $2 लाख इतने पैसे दे के इससे एक स्पेस बनेगी, या शायद इससे थोड़ा हम बड़ा कर लें, लेकिन हम एक कंपनी का सिग्निफिकेंट चंक एक बंदे को दे देंगे और एट द एंड ऑफ द डे एक स्पेस बनाएंगे. तो हमने एक वहाँ पर मॉडल फिगर आउट किया अपने दोस्तों से बात करते हुए, और जिन लोगों से हम एडवाइस ले सकते थे उनसे लेके. वो मॉडल ये था कि अच्छा बजाय इसके कि हम कंपनी की इक्विटी दें, हम स्पेस की इक्विटी दे देते हैं. राइट. तो इस मॉडल के तहत हमने फंड रेजिंग कर ली. कुछ हमने लोगों को ढूंढा जिनको थोड़ा बहुत ट्रस्ट था कि अच्छा ये लड़के ये कुछ ना कुछ चला लेंगे. तो उनसे हमने वो फंड रेज किया, और उस फंड रेजिंग से हमने वो बिल्डिंग खड़ी की. लेकिन उसमें ऑब्वियसली जब हम पहली फंड रेजिंग कर रहे थे तो ये ज़रूरी था कि हम खुद भी एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ कैपिटल डालें. तो वो जितनी सेविंग उस वक्त तक बिजनेस ने की थी वो सारी तो जानी ही है. राइट. ऑन टॉप ऑफ दैट फंड रेजिंग भी चाहिए, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं. तो वो लोग इस तरह की बातें करते थे कि अच्छा तुम लोग तो लम्स के ग्रेजुएट हो, तुम लोगों को ना चला, तुम लोग जाके नौकरी पकड़ लोगे. मेरे पैसे का क्या होगा. तो कहते नहीं हम भी डाल रहे हैं हमारे पैसे हैं. तो फिर हमने इस मॉडल पे चलना शुरू कर दिया, और ये काफ़ी अच्छी अप्रोच थी उस वक्त जो हमने अपनाई. खैर अब आके हम इससे भी काफ़ी इवॉल्व कर गए हैं. सो दैट फ्रॉम गुलबर्ग वाज योर थर्ड के बाद आई बिलीव इस्लामाबाद वाली को अगर निकाल दें तो तकरीबन आपकी 6 और स्पेसेस थी. इस्लामाबाद वाली अभी है 10th है ना. तो थर्ड के बाद 6 और स्पेसेस. तो कहाँ पे हैं अगर क्विकली बता सकें. वो ज़्यादा कराची में 2 हैं और बाकी सारी लाहौर में. कराची में क्या स्केल के? कराची में कोई 250 से 300 लोगों की कैपेसिटी होगी. वो भी पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है. राइट. और लाहौर में अभी टोटल एग्रीगेट कितना हो गया? लाहौर में होगा कोई 1300-1400. ठीक है. और उसमें एक्टिव यूज़र मतलब 1300-1400 में बैठ रहा है बंदा. हाँ. ओके. ये बिजनेस इसकी नेचर ऐसी है कि अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा हिट पड़ती है. ये ऐसे ही चलता है. जो कोई भी सक्सेसफुल ऑपरेटर है वो क्लोज टू फुल ऑक्यूपेंसी होगा. अच्छा. इसमें कोई मार्जिन होता है आपके पास कि
लेट्स से 60% प्लस जो है वो कॉस्ट कर रहा है, फिर 80% प्लस जो है वो प्रॉफिटेबल है, फिर 90% प्लस जो है वो गुड है, क्योंकि दरमियान में कहीं ना कहीं तो हिट पड़ेगी, कभी ना कभी तो पड़ सकते हैं यार। इस महीने जो है वो 93% पे आ गया। कितना मार्जिन होता है आपके पास? अगर आपने अपनी जो लोकेशन चूज़ की है, किस बिल्डिंग में आप कर रहे हो, जो आपने उसके कोर वेरिएबल्स देखे, रेंट कितने रेंट पे बिल्डिंग ली है, उस पर कितना खर्चा किया, अगर आपने इनको अच्छे से मॉडल किया हुआ है और सोच विचार की हुई है तो आपके पास कुछ ना कुछ मार्जिन तो होता है। राइट। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्ली मेरा मॉडल पे ही आ रहा था कि जाहिर है प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गो अबाउट दिस इज, पर्टिकुलरली व्हेन यू लुकिंग एट स्केल, इज दिस सॉर्ट ऑफ एन एक्चुरियल मॉडल बिहाइंड इट, राइट? के where you can really put enough variables in the model and begin to see कि यार अच्छा मुझे viable है कि नहीं। एक तो वो होता है ना कि वो जी प्रॉपर्टी डीलर साहब है, उनकी अपनी साइंस इतनी कमाल की है कि उसको लेकर आया, उसने ये हाथों में कुछ किया और वो आ गया। बट एक इक्वेशन भी बन सकती है कि मुझे स्पेस मिल रही है, वो इतने स्क्वायर फुटेज की है, उसके ऊपर मेरा कॉस्ट का लेट से कि जी मेरी उसके ऊपर उसको सेटअप करने के लिए मेरे पास लेट से 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मेरी उसकी कॉस्ट ऑफ वो आ जाएगी। उसके ऊपर मैं अगर जाकर कहता हूँ कि ठीक है मेरी O&M की कॉस्ट जो 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है, और जो मार्केट डिमांड है वो XYZ है क्योंकि लोकेशन ऐसी है, तो उसके हिसाब से मेरे पास एक 3 years का प्रोजेक्शन आ जाएगा एंड आई एम एबल टू डू दैट। सो डू यू हैव सच अ मॉडल वेयर यू कैन, आई मीन, क्योंकि मैं कहूँगा इस तरह की कंपनी के लिए दैट मॉडल इज़ द रियल वैल्यू। It's not necessarily कितनी लोकेशंस हैं कितनी नहीं है, लोकेशंस बढ़ भी सकती हैं, लोकेशंस कम भी हो सकती हैं, as long as the model is there, model can weather through tough and easy times. So what does that look like for you guys? बिल्कुल, जब वो तीसरी स्पेस ही हम खोल रहे थे और उसके लिए हम फंड रेज कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने पहली बार इसको बहुत डिटेल से मॉडल किया, हमने यही सारी इनपुट्स डाली। और उस वक्त मुझे याद आया कि लम्स मैंने कोर्स लिया था इंट्रो टू फाइनेंस, राइट। उसका जो कोर्स प्रोजेक्ट होता था वो यही एक बिजनेस मॉडल बनाना था, उस फाइनेंशियल मॉडल बनाना होता था और उसकी 5 या 10 साल पे प्रोजेक्शन करनी थी, राइट। तो उस वक्त, और बाय द वे इवन लम्स की एजुकेशन में जो एक बहुत बड़ा मसला था जो मुझे इस वक्त रियलाइज़ हुआ कि जब हम वहाँ पर बहुत सी चीज़ें पढ़ रहे थे ना, जिसमें हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया गया होता तो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती थी, लेकिन वो बगैर कॉन्टेक्स्ट के पढ़ा दी जाती थी। तो ये भी उन कोर्सेज में से एक था जिसमें हम क्लास गए, कुछ फ्रेशमैन थे या दूसरे साल सोफोमोर ईयर में थे, पहला दूसरा साल था यूनिवर्सिटी का, कुछ खास अता पता तो था नहीं कि फाइनेंस क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या इस्तेमाल है ज़िंदगी में या कारोबार में। तो जब हम वो कोर्स पढ़ रहे थे तो मैंने वो जो ग्रुप बनता है ना, ग्रुप प्रोजेक्ट, तो मैंने कोई काम नहीं किया और तो किसी और ने वो मॉडल बना दिया था। तो उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि यार ये मॉडल कितना अहम था, अगर ये उस वक्त बनाते तो शायद आज। लेकिन खैर जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने देखा कि अच्छा एक बुनियादी चीज़ें क्या हैं मॉडल करने के लिए एक बिज़नेस को। मैंने वो इनपुट्स देखी, एक रफ सा मॉडल बनाया, और जब मैंने उस बंदे को भेजा ना जिससे वैसे पहली बार बनाया तो उसने लेकिन ये कहा कि अच्छा है, ठीक है, लेकिन लग रहा है कि पहली बार तो वो हमने उसमें पहली बार ये चीज़ें फिगर आउट की, राइट, कि अच्छा इतना खर्चा आएगा पर स्क्वायर फुट और उसके अंदर इतने लोग आएंगे जो हम डिज़ाइन करेंगे इतना खर्चा करके, और वो जो लोग आएंगे वो पर बंदा हमें इतने पैसे देगा, और इतना हमारा उसको मंथली ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो चलाने का खर्चा है बिल्डिंग को वो होगा। और पहली बार हमने उसको बुनियादी ढांचा वहाँ पे बना लिया, और फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स अब तक 10वीं लोकेशन तक हम बहुत से मॉडल बनाते आए हैं। और उसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हमने कोविड के टाइम पे की, जब कोविड आया तो एक बार मार्च 2020 के अंदर तो सब लोग घर को चले गए जब लॉकडाउन लगा। तो ये काफ़ी मुश्किल टाइम था किसी भी ऐसे बिज़नेस के लिए जिसको एक स्पेस चाहिए टू ऑपरेट, जैसे रेस्टोरेंट है या कोई भी, लोगों ने जाना है तो चलना है, तो वो हमारे सारे लोग भी चले घर जाना शुरू हो गए। तो वो 3 से 4 महीने बड़े टफ थे, और जो ये रियलाइजेशन थी कि फ़िक्स कॉस्ट कितना बड़ा रिस्क होती है बिज़नेस के लिए, वो हमने वहाँ पे ली। वो डर जो है और वो फीलिंग जो है वो हमने उन 2-3 महीनों से ली। बट लेकिन मॉडल की स्ट्रेंथ का भी हमें वहाँ से आइडिया हुआ कि हमारी कोई स्पेस कोविड में बंद नहीं हुई या किसी भी अपने एक्सपेंस पे उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, राइट। वो इस काबिल रहीं फिर भी लोगों के जाने के बाद भी कि वो अपनी चीज़ें चला सकें। लेकिन वहाँ पर जो एक रियलाइजेशन हुई, हमने ये 2 चीज़ें हुई। एक तरफ तो ये हुआ कि लोगों की जो कस्टमर है, जो ऑफिस यूज़र है, कंपनीज़ हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यार
इतने बड़े फिक्स्ड एक्सपेंसेस पालने की ज़रूरत नहीं है। बैक इन 80s 90s जब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में कंपनियाँ आती थी तो वो अपनी बिल्डिंग्स बाय कर लेती थी। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने बिल्डिंग्स बाय करना छोड़ दी और रेंट पे आ गए, रेंट करना शुरू कर दी, और वो माना उसका खर्चा देते थे, रेंट देते थे। फिर एक टाइम आया कि आहिस्ता आहिस्ता चेंज इतना रैपिड होता गया, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चीज़ों को डिसरप्ट करती गई कि आपको मालूम नहीं है कि कब आपका जो आज कामयाब कारोबार है वो कल बंद पड़ा हो। राइट। तो जब ये टाइड्स आई तो उसमें ये रियलाइजेशन आती गई कि जितनी एजिलिटी हो उतनी ज़्यादा बेहतर है। जितने आप एजाइल हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने स्केल अप कर दिया, आपको वही वाली बात है ना, व्हाट जनरली इट्स कॉल्ड इज पे एज यू ग्रो वाली बात है कि वही अमेजोन ने भी एसेंशियली विद क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल ऑफ दोस सब्सक्रिप्शन मॉडल वाली बात है कि जी अगर आपकी ग्रोथ आ रही है तो आप अभी पे करें, लेकिन जैसी वो ग्रोथ अगर थोड़ी सी भी रुकती है तो ये नहीं है कि अब आपने जी 200 लोगों का ऑफिस तो बना लिया, रेंट भी कर लिया, लेकिन अब आपकी कंपनी के हालात ऐसे हैं कि सडनली आप 100 लोगों पे आ गए तो अब आपके 100 ज़ाया हो रहा है। आपने उसकी उसी हिसाब से नेक्स्ट मंथ आपने कम कर दिया, you're good to go essentially. We're at the 1 hour mark and I know that we had to, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ आपका वो करना था, but I hope that you're still in Islamabad at least or traveling. I will bring you in as well, but साद भाई I'm gonna ask you a question generally मैं सारे गेस्ट से पूछता हूँ। you had बड़ी मज़े की जर्नी इस वजह से रही है बिकॉज आपकी बड़ी एक सॉर्ट ऑफ एजाइल किस्म की बड़ी ऑनेस्ट सी रही है और आपका बड़ा मज़े का वो रहा है इन द वे दैट यू डिलीवर्ड दिस एज वेल। पिछले 5 साल में ज़ाहिर है आपकी बहुत सारी लर्निंग रही होगी, आपने देखा होगा, और सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ ये कमिंग फ्राम चकवाल टू लाहौर देन ग्रेजुएटिंग फ्राम लम्स, essentially building your own opportunity. Like a lot of times हम ये कहते हैं कि नहीं मुल्क के हालात ऐसे हैं, अच्छा जी हम ही पनौती हैं, हमारी जो है ना किस्मत ख़राब है, हमारे टाइम पे सबसे बुरी इकॉनमी है, ये है वो है, गवर्नमेंट के ये मसले हैं, होते हैं मसले absolutely, but you were able to build opportunity out of nowhere based on just this idea. And in that context, I'd like to understand how do you see Pakistan 30 years from now, जब आप अपनी ज़िंदगी में भी अपने पीक पे होंगे, late 50s 60s जनरली the peak of your power, and then also Pakistan would have been 100 years old by then. So how do you see Pakistan 30 years from now? आई थिंक 2-3 दिन पहले ही मैं किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहा था कि कोई मेरे से हम ये बात कर रहे थे कि अच्छा ये इमरान खान क्या पाकिस्तान को बदल देंगे या कोई और बदल देगा, तो मैं यही उन्हें बोल रहा था। मेरी अपनी कन्विक्शन ये है कि बहुत सी खूबसूरत चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। यंग लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला है और वो उससे अपने अपने दिमाग लड़ा के बहुत अमेजिंग चीज़ें कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि रिगार्डलेस के यहाँ पर गवर्नमेंटल इंटरवेंशन क्या होती है, वो बहुत अच्छे लेवल की हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती, ट्रेजेक्ट्री तो काफ़ी पॉजिटिव है। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब रिगार्डलेस ऑफ जो सारे आपके एग्जॉजेनस फैक्टर्स हैं, हाँ वेरिएबल्स जो हैं, उनको छोड़ के भी मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त कि ओवरऑल आउटलुक तो हमें बहुत पॉजिटिव दिखता है अभी से। चलें, sounds exciting and I hope that's true as well. Saad bhai, thank you so much for coming in and for sharing all the insight, and I wish you all the very best. I shall inshallah visit the space soon as well. Yeah, definitely. Would love to check it out, and would love to have you over again just to sort of have a part 2 of this conversation and go into further details. Would love to come again. एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। साथ की कोई बातों से एग्रीमेंट हो या डिसएग्रीमेंट हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि इफ़ यूड लाइक टू सी अनदर कॉन्वर्सेशन, व्हाट डू यू थिंक वी शुड टॉक अबाउट, व्हाट वुड यू लाइक टू हेयर। इसी के साथ साथ इजी पैसा जैस कैश यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा। इफ़ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुँचेगी। ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। फेसबुक वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके TBD कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं, सो यू कैन जॉइन द कम्युनिटी एज वेल। इसी के साथ साथ हमने TBD शॉर्ट्स का चैनल स्टार्ट कर दिया है फॉर शॉर्ट फॉर्मेट क्लिप्स की, जिन लोगों को इतना लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट समझ नहीं आता, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल। वी पुट इन डिफरेंट क्लिप्स ऑन द बेस्ट परफॉर्मिंग क्लिप्स ऑन डिफरेंट एपिसोड्स over there as well, so you can check that out. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.